नमस्कार साथियों, अगर आप भी इच्छुक हैं यह जानने के लिए कि RNAW, CBI, NIA और IB में कौन है सबसे ताकतवर तथा किसे शक्ति दी गई है किसी भी देश में घुस के मारने की, तथा इन चारों में कौन सबसे ज़्यादा अपने आप में पावरफुल है, तथा कौन एजेंसी देश के भीतर तथा कौन एजेंसी देश के बाहर भी अपने मिशन को अंजाम देती है, तथा सबसे बड़ी बात कि क्या मोसाद की जगह लेगा RAW, ऐसा ये मैं नहीं बल्कि एक विदेशी अखबार में छपी हुई है। आगे हम लोग यह भी जानेंगे वह कौन सी विदेशी अखबार है। ऐसे में जब ऐसी खबर विदेशों में चलने लगे तो हमारे लिए यह जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये सब खबर आखिरकार है क्या। तो साथियों, मैं हूँ जितेंद्र और चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कंपेयर हम उसी से करते हैं जो ताकतवर हो, जो हमसे अपनी अलग हस्ती रखता हो। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसी का मोसाद से कंपेयर होना यह काफ़ी बड़ी बात है। हम मोसाद के बारे में पहले जानते हैं कि आखिर मोसाद है क्या। साथियों, आतंकियों का किलिंग मशीन कहे जाने वाले छोटा देश का सबसे बड़ा एजेंसी का नाम होता है मोसाद। मोसाद एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि उनके आका और हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से जैसे तमाम ऐसे देश हैं जहां पर कई खुफिया एजेंसियां कार्य करती हैं, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ा इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि मोसाद के नाम कई बड़े और मुश्किल ऑपरेशन सफल तरीक़ा से अंजाम देने का नाम रिकॉर्ड दर्ज है। मोसाद साथियों इजराइल का खुफिया एजेंसी है। मोसाद अपना निशाना कभी भी नहीं चूकता है। इसके जो कमांडोज होते हैं उनका निशाना कभी भी नहीं चूकता है, यह एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर के पूरी तरह से रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद की परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से ही करके रखते हैं। साथियों, मोसाद की 2 यूनिट होती है। पहली यूनिट का नाम है मेटसाडा और दूसरी यूनिट का नाम है किडोन। मेटसाडा यूनिट का काम होता है दुश्मन पर हमला करना, जबकि दूसरी किडोन का काम अभी भी गुप्त रखा गया है इजरायली सरकार के द्वारा। साथियों, आतंकी किलिंग मशीन के नाम से जानने वाली मोसाद की स्थापना हमारे देश की आज़ादी के 2 साल बाद यानी 1949 में की गई थी। आज के दौर में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर और कातिल हसीनाओं समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की फौज रखी हुई है। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि कोई सबूत भी नहीं बचता है। ऐसे में मोसाद की बड़ी ऑपरेशनों में से एक है 1972 की रैथ ऑफ गॉड, जो कि 1972 में म्यूनिख ओलंपिक, जो कि जर्मनी में खेला जा रहा था, उस समय वहां का तानाशाह हिटलर हुआ करता था। ऐसे में मोसाद के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हिटलर ने पहले ही कई यहूदियों यानी कि वहां की इजरायली जनता को मार डाला था या उनका शोषण किया था, और कुछ वहाँ की फ़िलिस्तीनी आतंकियों द्वारा वहाँ पर यानी जर्मनी में इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार डाला था, जो कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे में अगर मोसाद इसका सार्वजनिक तौर पर जर्मनी के जनता या जर्मनी के सेना से बदला लेता तो काफ़ी बड़ा युद्ध हो सकता था, लेकिन मोसाद ने अपने दिमाग और अपने फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के एजेंट ने इसका हिसाब काफ़ी आराम से और लगभग 5 सालों में उन सभी फ़िलिस्तीनी आतंकियों को चुन चुनकर मारने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इसीलिए मोसाद ने काफ़ी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन इसका सबसे बड़े ऑपरेशन में रैथ ऑफ गॉड का नाम शामिल है। मोसाद के अन्य कभी मैं वीडियो में आपको मोसाद का पूरा जो अब तक उसने इतिहास बनाया हुआ है अपना सफल ऑपरेशन को अंजाम दे करके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आखिर क्यों मोसाद बनने जा रहा है RNAW। ऐसे में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की मौत का इल्ज़ाम भारतीय RNAW पर लगाया है। इसके लगाने के बाद सभी देश का ध्यान भारत और कनाडा के तरफ ही हो लिया था। ऐसे में पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि यार हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। असल में पाकिस्तान सरकार अपने आप को हमेशा लाइमलाइट में बनाए रखने की कोशिश करता है। ऐसे में इसी बीच पाकिस्तान को एक तड़का भी मिल जाता है।
पाकिस्तानी आतंकी हाफिज़ सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद के रूप में, जो कि 26/11/2008 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है। असल में 26 सितंबर 2023 से ही उसके बेटे का लापता होने की बात आ रही है। अब जाकर के एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें उसकी डेड बॉडी मिलने की भी खबर आ रही है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कमालुद्दीन को किडनैप नहीं किया गया, बल्कि उसके पिता हाफिज़ सईद और संगठन के दर्जनों दूसरे आतंकियों की तरह उसे भी ISI ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कराची में लश्कर के एक बड़े आतंकी गौहर रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में पाकिस्तानियों की खुफिया एजेंसी ISI लश्कर के आतंकियों को बचाने की भरपूर प्रयास कर रही है। 26/11/2008 के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद के अभी बहुत ही तरह तरह के खबर मिल रही हैं, जिसमें डेड बॉडी के मिलने की भी बात कही जा रही है और वहां की ISI द्वारा कमालुद्दीन सईद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की भी बात कही जा रही है। जल्दी इस पर कोई रिपोर्ट आने पर आपको बताई जाएगी। हाफिज़ सईद जो कि 26/11/2008 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आतंकी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्टरमाइंड है, इसको भी भारतीय खुफिया एजेंसी कई बार मारने की कोशिश की है। ऐसे में 2022 में एक बम ब्लास्ट भी किया गया था, जो कि उसके घर के थोड़ी सी दूरी पर जाकर के गिरी थी। असल में हाफिज़ सईद एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा घेरा में अपने आप को रखता है और वहाँ की ISI पाकिस्तानी सरकार उसको सुरक्षा मुहैया कराती है, क्योंकि हाफिज़ सईद जैसे कई आतंकी संगठन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की एक नींव है, उनके ऊपर ही वहाँ की अर्थव्यवस्था डिपेंड है। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो कि आतंकी गौहर रजा है, जिसकी मौत के बाद से कमालुद्दीन सईद या हाफिज़ सईद के मन के अंदर काफ़ी खौफ बसा हुआ है। जैसे कि बलूचिस्तान ब्लास्ट, जो पाकिस्तान मिनिस्टर ब्लेम्स इंडिया रॉ फॉर सुसाइड ब्लास्ट टोल राइजेस टू 60, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 60 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई है। ऐसे में पाकिस्तानी मिनिस्टर ने हमारे भारतीय R&AW खुफिया एजेंसी, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानी जाती है, उस पर भी अपना ब्लेम लगाया है। सेम उसी तरह जैसे कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो निज्जर की मौत के बाद लगाए थे। ऐसे में जो ये पिक्चर है, ये उसी ब्लास्ट के बाद से आई हुई एक पिक्चर है जो कि बलूचिस्तान में घटित हुई थी, जिसमें 60 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई है। उसके अलावा द यूरेशियन टाइम्स, एक विदेशी अखबार ने भी यह माना है कि इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ इज़ द न्यू मोसाद, यानी इंडियन स्पाई एजेंसी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वह अब न्यू मोसाद के तौर पर कार्य कर रही है। ऐसा विदेशी अखबार में भी चल रही है। ऐसे में साथियों, केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है, जो कि अभी करेंटली इसके एक नए प्रमुख है जिनका नाम रवि सिन्हा है। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले सिन्हा 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी है, जो कि उनका फोटो आप देख पा रहे हैं। यानी कि R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो अभी करंट अधिकारी है, उनका नाम रवि सिन्हा है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं IB, रॉ, CBI और NIA। सबसे पहले इनका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का फुल फॉर्म है। CBI का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और NIA का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। आज भारत के अंदर 4 खुफिया एजेंसी है जिनका मैंने आपको नाम बताया, जिसमें CBI भारत के अंदर खुफिया जानकारी जुटाती है, तथा बाकी जो 3 हैं वो आप देख रहे हैं वो पूरी दुनिया से खुफिया जानकारी जुटाने में हालिया दिनों में व्यस्त है। इनमें से NIA काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन आप रॉ के बारे में काफ़ी सुनते होंगे और अभी रॉ को लेकर ही खबर भी सुनने को मिल रही है, चाहे कनाडा से हो या पाकिस्तान से हो। लेकिन असल में जो ये सारी कहानी है वो NIA के द्वारा की जा रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस समय रॉ से भी खतरनाक इस समय NIA है, क्योंकि देश के अंदर एक बार लोकसभा में 2008 में एक बिल था NIA के से रिलेटेड, लेकिन NIA में जिसमें
2008 का ये बिल था जिसमें 2019 में हमारे तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने उसमें कुछ सुधार किया। उसमें सुधार करके उन्होंने बोला कि दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, आप उसे मारने की क्षमता रखते हैं, यानी ऐसा अधिकार एनआईए को दिया गया था। 2019 जो 2008 में एनआईए से रिलेटेड बिल था उसमें संशोधित करके 2019 में उन्हें यह बात बताई गई थी। इसे देश की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सार्वजनिक नहीं किया गया था, यानी एक लाइन में कहे तो इंडियन सिटीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एनआईए को सौंप दी गई है 2019 में, जो बिल में सुधार किया गया था। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पास करते हुए कहा था। यहाँ पर 2008 में जो एनआईए एक्ट है उसी में 2019 में गृह मंत्री ने संशोधित किया था, जिसे दुनिया में ज़्यादा बताया नहीं गया था। दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है R&AW को लेकर के, असल में मेरी माने तो वो काम अब एनआईए का ही कारनामा है। इसके अलावा हम लोग अब जान लेते हैं हाफिज़ सईद, जो कि मारने की पूरी कोशिश हमेशा से की जाती है। आखिर यह हाफिज़ सईद है कौन? इसके सिर पर 70 करोड़ का इनाम है साथियों। भारत को है इसे कई सालों से तलाश और 2022 में इसी सिलसिले में उसके घर के बाहर ब्लास्ट भी किया गया था। यह जो है वो हरियाणा का रहने वाला था और यहीं से लाहौर में जाकर के बस चुका है। भारत में चाहता था यह इस्लामिक स्टेट बनाना, लेकिन यहाँ पर यह सफल नहीं हो पाया, इसीलिए वह पाकिस्तान चला गया है। भारत की मोस्ट वांटेड सूची में इसका नाम सर्वोपरि है और ऐसे में इसकी मौत की भी बहुत ही ज़्यादा खतरा बनी हुई है। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का मुखिया और मुंबई आतंकी हमले 26/11 का मास्टरमाइंड भी यह है। इसके अलावा साथियों 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों में भी हाफिज़ सईद का हाथ रहा है। 2001 में भारतीय संसद तक को सईद ने निशाना बनाया था। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में नंबर 1 स्थान पर है। पाकिस्तान लगातार सईद को आतंकी मानने से इनकार करता रहा है। भारत समेत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने इसके दोनों संगठनों को प्रतिबंध कर रहा है, लेकिन समय समय पर चाइना द्वारा इस आतंकी संगठन और पाकिस्तान जो आतंकी संगठन को पनाह दे रहा है उसको सपोर्ट करते हुए चाइना को देखा जा सकता है। इसके अलावा साथियों R&AW जो R&AW है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1962 भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय इसकी गठन की एक ज़रूरत समझी गई थी। 11 जनवरी 1966 की बात है, जब हमारे देश की पीएम लाल बहादुर शास्त्री के बाद, इनकी मौत के बाद इंदिरा गांधी ने हमारे देश का कमान संभाला था और 1968 में अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर R&AW जैसे भारतीय खुफिया एजेंसी को बनाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस समय IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करती थी, जो कि खुफिया जानकारी जुटाने में उतना सफल नहीं हो पाई थी। तब उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक नए अमेरिका और ब्रिटेन के तर्ज पर एक नए खुफिया एजेंसी बनाने के ज़रूरत का एहसास हुआ। तब जाकर के R&AW का गठन हुआ था। उस समय रामेश्वर नाथ काव उस समय IB के सबसे सीनियर पद पर तैनात थे तथा 21 सितंबर 1968 को फाइनली जाकर के R&AW का गठन हुआ और उन्हें पहला चीफ नियुक्त किया गया था। रामेश्वर काव जो थे वह यूपी के ही रहने वाले थे, जिनका जन्म 10 मई 1918 ईस्वी में हुआ था। CBI जिसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम है, इसकी स्थापना 1963 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट चीफ का नाम प्रवीण सूद है। ऐसे में साथियों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।